Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. पर्सनालिटी के सिलसिले में हम उसकी जो मेजरमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स या प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी। अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव टेस्ट किए हैं और एक हमने इंटरव्यू की टेक्निक की थी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़ा था वो सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज होती हैं, यस और नो में जवाब देना होता है या ट्रू फॉल्स में जवाब देना होता है और बहुत मुख्तसर उसके जवाब देने होते हैं। उसके बरक्स जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं इसमें इंसान अपनी मर्जी से जितना मर्जी चाहे जवाब दे सकता है, छोटा बड़ा, वो उसको बाउंड नहीं किया जाता। इसकी जो ख़ास बात है, इसके अंदर जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है उसमें हमने पढ़ा था ना कि उसमें सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज या क्वेश्चनियर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें एम्बिगुअस स्टिमुलाई यूज़ किए जाते हैं। इसको हम एम्बिगुअस को हम अनक्लियर भी कह सकते हैं, वेग भी कह सकते हैं, यानी ऐसे स्टिमुलाई जिनके मीनिंग जो है वो हर इंसान को मुख्तलिफ नज़र आए। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देती हूँ, जैसे आपने कोई पेंटिंग आप देखते हैं तो एक आर्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो होता है जो हर इंसान को वो मुख्तलिफ नज़र आता है, उसमें कोई एक चूँकि वाज़ेह तस्वीर नहीं होती तो हम उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इंटरप्रेट करते हैं कि जो हमें नज़र आ रहा है। तो एम्बिगुअस स्टिमुलाई जो है वो इस तरह के होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होते और उसमें से हर इंसान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक मीनिंग जो है वो निकाल सकता है और उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक परसीव कर सकता है। और इसका जो मकसद एम्बिगुअस स्टिमुलाई को यूज़ करने का है, उसमें जो है वो ये अज्यूम किया जाता है कि इंडिविजुअल जो है वो प्रोजेक्ट करेगा अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को, अपनी विशेस को। ये सारी जो चीज़ें उसकी इंटरनल समझने के मोटिवेशन है, उसकी इंटरनल विशेस हैं, डिज़ायर्स हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो जो चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं वो उन स्टिमुलाई के को इंटरप्रेट करने में जो है वो प्रोजेक्ट करेगा। इसका जो ये प्रोजेक्ट का वर्ड है, इसकी जो थ्योरी है वो फ्राइड की डिफेंस मैकेनिज्म है प्रोजेक्शन। डिफेंस मैकेनिज्म ब्रीफली आपको मैंने पहले भी बताया था फ्राइड की थ्योरी में कि जब ईगो जो है वो इड और सुपर ईगो के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए कुछ डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करती है, उनमें एक प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन का मतलब है कि इंसान की अपनी जो इंटरनल मोटिव है या इंटरनल थॉट्स हैं वो इंसान किसी दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट कर देता है, यानी थोप देता है। प्रोजेक्टर का लफ्ज़ अगर आप देखें, हमने देखा होगा ना कि डिफरेंट लेक्चर्स में या सिनेमाज में आप देखते हैं कि प्रोजेक्टर पे मूवीज़ दिखाई जा रही होती है। प्रोजेक्टर चीज़ को बड़ा करके सामने जो चीज़ उसके अंदर होती है उसको बड़ा करके बाहर ला के दिखाता है। तो प्रोजेक्टिव का मतलब ये है कि इंसान अपनी जो फीलिंग्स हैं, इसमें जो स्टिमुलाई हैं उनके रिस्पॉन्स में वो अपनी फीलिंग्स जो है वो शो करेगा। रिस्पॉन्स इसमें डिफरेंट किस्म की जो स्टिमुलाई हैं वो इस्तेमाल होते हैं, जैसे इंक ब्लॉट्स हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं। ये हम वन बाय वन इन सारे टेस्टों को पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको समझ आ जाएगी। अभी मैं सिर्फ आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होती हैं, डिफरेंट पिक्चर्स होती हैं और वो भी इतनी कोई क्लियर नहीं होती, सिचुएशन उनमें क्लियर नहीं होती। और जो सब्जेक्ट है जिसको टेस्ट दिया जाता है उसको कहा जाता है कि तुम बताओ कि तुम्हें इस प्लॉट के अंदर क्या नज़र आ रहा है, या उसको इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया जाता है। ये उसके उलट है जो हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था ना कि अगर उसको कोई सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है तो उसको कहा जाता है कि एक या दो लफ्ज़ के अंदर तुमने इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे इनकम्प्लीट सेंटेंसेस में उसको फ्रीडम है कि वो जितना मर्जी लंबा जुमला लिखे। फिर उसको पिक्चर्स दिखाई जाती हैं कि ये जो पिक्चर है इसमें तुम्हें क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। तो यहाँ पे इसका जो रैशनल है वो ये है कि इंडिविजुअल जो है वो अपना एक्सप्रेस करेगा या प्रोजेक्ट करेगा अपना अनकॉन्शियस इन स्टिमुलाई के जवाब में। जो भी चीज़ें उसके अनकॉन्शियस में दबी हुई हैं, जो चीज़ें उसके लिए परेशान कुन हैं, जो चीज़ें उसके लिए एम्बेरसिंग हैं या जो चीज़ें उसके लिए पेनफुल हैं, जिनको उसने अनकॉन्शियस में छुपाया हुआ है, उन चीज़ों को वो इन स्टिमुलाई के नतीजे में जब इंटरप्रेट करेगा, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पे कोई ऐसी चीज़ क्लियर नज़र नहीं आ रही, तो वो अपनी थॉट्स को, अपनी विशेस को, अपनी जैसे अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं उनको, अपनी अपनी कोई फियर्स हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनको एक्सप्रेस करेगा। तो इसलिए इनको प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कहा जाता है। अच्छा, इनकी अगर हम मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें कि जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं उनकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो वो हमें पता चलता है। सबसे पहली चीज़ जो
हमने बात की कि इनमें जो स्टिमुलाई हैं जो पेश किए जाते हैं वो एम्बिगुअस होते हैं, अनक्लियर होते हैं। किसी भी इंडिविजुअल को उनको अपने अंदाज में जवाब देना जो है वो उसको कहा जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि उनका रिस्पांस अनस्ट्रक्चर्ड होता है। जैसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट में हमने देखा था ना कि एक स्ट्रक्चर्ड रिस्पांस है कि आपने यस नो करेक्ट इनकरेक्ट राइट रॉन्ग में आपने जवाब देना है। यहाँ पे दे आर फ्री टू रिस्पॉन्ड, कि वो जितना मर्जी जिस तरह का मर्जी जवाब देना चाहे वो दे सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें जो तीसरी चीज़ है, इनके रिस्पॉन्सेज जो हैं उनकी इंटरप्रिटेशन की जाती है। और इंटरप्रिटेशन के लिए भी चूँकि ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट है तो इनके डिफरेंट मैनुअल जो हैं, हर टेस्ट का मैनुअल स्कोरिंग मैनुअल मौजूद है जिसके अंदर नॉर्मेटिव डाटा यानी जो नॉर्म था जो सैंपल था उससे लिए गए जवाबात मौजूद हैं और उन जवाबात के अगेंस्ट जो है वो इनकी इंटरप्रिटेशन की जाती है। फिर उसके बाद इसकी जो चौथी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इसमें जो फोकस है वो अनकॉन्शियस प्रोसेसेस पे है, कि वो चीज़ जो कि इंडिविजुअल या जो सब्जेक्ट है वो रिवील नहीं करना चाह रहा, विलिंग नहीं है या उसके लिए तकलीफ दे है या वो अनेबल है उसको याद करने के लिए, क्योंकि अनकॉन्शियस में तो चीज़ें ज़ाहिर है बहुत पुरानी पीछे चली जाती है ना। तो ये चार इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक हैं कि स्टिमुलाई एम्बिगुअस है, रिस्पॉन्स अनस्ट्रक्चर्ड है, जैसा मर्जी दे जितना मर्जी दे, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है और इसका जो फोकस है वो अनकॉन्शियस प्रोसेसेस पे होता है। इसके अंदर अब हम जो पढ़ेंगे और इसके लिए बड़ी इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए बड़ी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में हमने पढ़ा था ना कि वो ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं होती, उसकी इंटरप्रिटेशन आसान होती है, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटर होता है उसको नज़र आ रहा होता है उसके जवाब जो मैनुअल के अंदर लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग उसने जो है वो उसके जवाब को स्कोर करना होता है। लेकिन यहाँ पे इसके अंदर उसने अपनी उसकी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, उसकी सब्जेक्टिव ओपिनियन भी जो है वो इसके अंदर शामिल हो जाती है, इसलिए इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। अच्छा, इसकी जो डिफरेंट टाइप्स जो आपके सिलेबस में मौजूद हैं वो हैं, नंबर 1 रोटर इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक। इसमें इनकम्प्लीट सेंटेंसेस जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। इसकी आपको शॉर्ट फॉर्म भी पता होनी चाहिए और ये समटाइम उसमें ये आ जाता है कि RISP से क्या बनता है आपके MCQs में, या इसके बारे में कोई भी सवाल में वो इसकी एब्रीविएशन लिख सकते हैं इसलिए आपको इसका फुल नेम भी पता होना चाहिए और एब्रीविएशन भी पता होना चाहिए। अच्छा, ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है जो कि इनकम्प्लीट सेंटेंसेस या इनकम्प्लीट सेंटेंस स्टेम्स यूज़ करता है। वो स्टेम्स क्या होते हैं मैं आपको भी बताती हूँ। सेंटेंस स्टेम्स, और इसके अंदर ये 40 होते हैं जो कि, और ये किस लिए होता है, ये असेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए बेसिकली इसको हम पढ़ी पर्सनैलिटी के रेफरेंस में रहे हैं। उसके अलावा उसके एटीट्यूड्स और उसके साथ साथ उसकी इमोशनल फंक्शनिंग, ये तीनों चीज़ें जो हैं इसके ज़रिए से असेस की जाती हैं RISP के ज़रिए। ये जो टेस्ट है ये इंडिविजुअली भी दिया जा सकता है, ग्रुप में भी दिया जा सकता है, और इसको आमतौर पे एक पीसफुल सी खामोश सी जो जगह है उसमें जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है और 20 मिनट्स जो हैं वो इसको कंप्लीट करने में लगते हैं। यहाँ पे उसको इस फ्रीडम होती है कि वो चाहे जो सेंटेंस कंप्लीट करना है एक लफ्ज़ में करे, चाहे जितने मर्जी अल्फाज में करे, ये उसकी जो है उसको इजाज़त होती है। और इसके लिए बड़ा जो है वो एक ट्रेंड जो है वो प्रोफेशनल चाहिए, जो कि ट्रेनिंग इज़ मस्ट। एक ट्रेंड एक्सपर्ट होगा तो वो उसके बाद इसका मैनुअल अवेलेबल है और उसके मैनुअल के अकॉर्डिंग जो है इसकी स्कोरिंग की जाती है। अच्छा, और इसमें कोई राइट एंड रॉन्ग आंसर नहीं होता। ये प्रोजेक्टिव, हर कोई भी प्रोजेक्टिव टेक्निक जो होगी उसमें कोई भी राइट एंड रॉन्ग आंसर नहीं होगा, क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो अपनी पर्सनैलिटी को प्रोजेक्ट कर रहा है, शो कर रहा है। अच्छा, आमतौर पे जो RISP यूज़ किया जाता है, जो उसकी मेन रीज़न है हमने पता तो किया कि पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए, लेकिन जो ओवरऑल उसकी एडजस्टमेंट है ना सोसाइटी के अंदर, उसको असेस करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है और इसका जो स्कोर निकलता है ना
उसको फिर उससे उसका मेल एडजस्टमेंट शो किया जो है वो जाहिर होता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये RISP का अडल्ट फॉर्म उस पर लिखा हुआ है इसमें। अच्छा, इसमें ये देखें, ये स्टेम्स हैं। सेंटेंस स्टेम का मतलब होता है जब हम इनकम्प्लीट सेंटेंसेस कुछ पढ़ते हैं ना, जिसको हम फिल इन दी ब्लैंक्स कहते हैं, तो हम देखते हैं कि पूरा पूरा एक जुमला होता है और उसके दरमियान में ब्लैंक छोड़ा होता है। लेकिन जो ये प्रोजेक्टिव टेस्ट है, इसमें सेंटेंस स्टेम का मतलब होता है ना तना, कि एक एक छोटा सा एक उसकी बेस एक दी होती है। और जैसे देखें अब आई लाइक आगे कुछ भी हो सकता है, द हैप्पीएस्ट टाइम, कोई भी जवाब हो सकता है। और इसकी जवाबों की इतनी ज़्यादा एक समझ लें कैटेगरी बनी हुई है इसके मैनुअल में। हर तरह के पॉजिटिव जवाब भी हैं, नेगेटिव जवाब भी हैं, और इसकी जो स्कोरिंग है वो काफ़ी लंबा चौड़ा काम है। तो ये जब मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी की मैंने प्लेसमेंट करवाई थी, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये करवाया था। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा काम है, हमने खुद भी दायरा किया हुआ है। तो इसको बस यही है, ये देखें अब जैसे पीपल, ये एक स्टेम है सेंटेंस का। अब पीपल के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, मदर है, मदर के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, माई ग्रेटेस्ट फियर। तो ये वो चीज़ें हैं कि जैसे इसके अंदर जो है वो इंसान अपनी सारी जो इंटरनल पर्सनैलिटी है ना वो शो कर रहा होता है। तो इसकी जो है वो असेसमेंट, और इससे जो है वो एडजस्टमेंट भी उसकी सोसाइटी में दूसरे लोग, अब जैसे देखें मदर के बारे में उसका क्या कंसर्न है, पीपल के बारे में वो क्या कहता है, यहाँ पे मैन है वो क्या कहता है, फिर यहाँ पे कुछ में आगे होता है कुछ अदर पीपल। तो लोगों के बारे में सोशल सेटिंग में वो क्या सोचता है और किस तरह से लोगों से इंटरेक्ट करता है, तो ये उसकी जो टोटल ओवरऑल एडजस्टमेंट है ना वो भी, जो और उसकी इमोशनल फंक्शनिंग, लोगों के साथ जो उसका मिलने जुलने का तरीका, उनकी डीलिंग, वो भी जो है वो उसमें दिखाई जाती है। तो ये टोटल 40 जो है वो सेंटेंस इसके अंदर मौजूद होते हैं। दूसरा जो प्रोजेक्टिव टेस्ट है वो है रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट। इसके स्पेलिंग जो है ना वो आप जरा अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इसके स्पेलिंग थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड मुझे लगते हैं। अच्छा, रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट, ये स्विस साइकेट्रिस्ट था हरमन रोशा, उसने जो है वो इसको बनाया 1921 में। ये 2 दफ़ा मैंने इसका नाम लिख दिए ताकि आपको इसके स्पेलिंग जो है वो अच्छे से याद हो जाए। अच्छा, इसके जो इंक ब्लॉट्स थे, 10 इंक ब्लॉट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। कुछ जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट होते हैं, बस काला और सफ़ेद रंग उनमें नज़र आ रहा था, और कुछ जो है वो कलर्ड होते हैं। टोटल 10 होते हैं। कलर्ड में काफ़ी सारे कलर हैं, अभी मैं आपको इसकी वो दिखाती भी हूँ। अच्छा, अब ये किस चीज़ को असेस करने के लिए किया जाता है, इंडिविजुअल की ज़ाहिर है पर्सनैलिटी सबसे पहले, जिसके कॉन्टेक्स्ट में हम इसको पढ़ रहे हैं, पर्सनैलिटी की असेसमेंट होती है, उसके एटीट्यूड्स की असेसमेंट होती है, और उसके साथ साथ उसकी इमोशनल स्टेट्स की भी जो है वो, क्योंकि इमोशनल स्टेट भी बहुत ज़्यादा हमारी जो परसेप्शन है उसको इफेक्ट करती है। हमारा जो करंट एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इसको करता है, इफेक्ट करता है। मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान जो है वो एयरपोर्ट के करीब रहता है, जहाज़ों को देखता है, जहाज़ों को उड़ते हुए उनकी आवाज़ें सुनता है, तो उसको इसके अंदर जहाज़ नज़र आएंगे। तो इस तरह से हमारा जो ये हमारी जो करंट स्टेट्स हैं, या एक इंसान गुस्से में है तो उसको कोई ऐसी चीज़ नज़र आएगी जो इतनी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर खुश है तो अच्छे मूड में है तो उसको इसमें अच्छी चीज़ें नज़र आएंगी। अच्छा, अब इसमें ये किया जाता है कि उसमें जो सब्जेक्ट है उसको ये 10 इंक ब्लॉट्स के जो कार्ड्स हैं वो दिखाए जाते हैं, और उनको कहा जाता है कि ये बताएं कि उन्हें धब्बे में क्या नज़र आ रहा है, दिखाए गए, एंड देन आस्क्ड। अच्छा, उसके बाद जब वो बता देते हैं तो उसके जो अगला स्टेप है ना इसमें, जो एक्सपेरिमेंटर है या जो भी एक्सपर्ट है जो ये कर रहा है, वो उसको बहुत आराम से बड़े पुरसकून एनवायरनमेंट में बिठाता है, और उसके बाद उससे जो है ना एक्सप्लेनेशन जो है वो उसके आंसर की मांगी जाती है कि अच्छा आपको ये चीज़ नज़र आई तो इसका क्या मतलब है, अगर अच्छा आपने ये देखा तो आपको क्या लग रहा है कि ये चीज़ ऐसे है, या आपको किस जगह पे ये चीज़ नज़र आ रही है। जब हम इसको, जो स्कोरिंग है इसकी, वो 3 तरह की जो इसकी बेसिस है उसके ऊपर स्कोरिंग की जाती है। 3 चीज़ों को जो है वो अंडर कंसिडरेशन लाया जाता है। नंबर 1,
लोकेशन के एक जो सब्जेक्ट है वो इंक ब्लॉट की किस जगह पे जो है वो बात कर रहा है, विच पार्ट ऑफ इंक ब्लॉट, उसके सेंटर में बात कर रहा है, उसकी जो है वो राइट साइड की बात कर रहा है, उसकी लेफ्ट साइड की बात कर रहा है, ऊपर की बात कर रहा है, नीचे की बात कर रहा है, मतलब उसने एक चीज़ जो देखी है वो उसको किस लोकेशन पे उस इंक ब्लॉट के अंदर नजर आ रही है। दूसरा है डिटर्मिनेंट्स, इसकी बेस पे स्कोरिंग की जाती है। डिटर्मिनेंट्स से मुराद ये है कि उसको उसमें जो है वो उसने क्या, उसने उसकी कलर के बारे में बात की थी इंक ब्लॉट के, या उसने उसकी फॉर्म के बारे में, उसकी शक्ल के बारे में बात की थी कि उसको मिसाल के तौर पे धब्बा है, उसको जहाज नज़र आ रहा है या तितली नज़र आ रही है, कलर उसको जो है वो रेड नज़र आ रहा है कि ग्रीन नज़र आ रहा है कि कौन सा कलर नज़र आ रहा है। और जो तीसरी चीज़ है वो है मूवमेंट, कि क्या उसको वो जो इंक ब्लॉट है या वो धब्बा है वो उसको हिलता हुआ नज़र आ रहा है या स्टैटिक नज़र आ रहा है। तो ये तीन चीज़ें उससे पूछी जाती हैं कि कलर, फॉर्म और मूवमेंट, और इसकी बेस पे जो है उसकी फिर स्कोरिंग की जाती है। एक लोकेशन होगी, एक डिटर्मिनेंट्स हो गए जो कि स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन में देखे जाते हैं, और नंबर 3 में आ जाता है कंटेंट्स, कि उसको धब्बे में नज़र क्या आ रहा है, इंक ब्लॉट के अंदर उसको नज़र क्या आ रहा है। बटरफ्लाई, कुछ लोगों को बटरफ्लाई नज़र आती है, कुछ लोगों को जो है वो जैसे मैंने अभी बताया एरोप्लेन नज़र आएगा, कुछ लोगों को जो है वो फ्लावर नज़र आएगा, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उस धब्बे के अंदर नज़र आई है, चाहे वो उनको जानदार लग रही है, बेजान लग रही है। तो इन तीन चीज़ों की बेस पे जो पूरा इंक ब्लॉट टेस्ट है उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो की जाती है, और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सपर्टीज़ की जो है वो जो है ज़रूरत होती है। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि इसके जो इंक ब्लॉट्स हैं वो किस तरह के हैं। ये देखें, ये कलर्ड वाला है, कि इसमें उसको देखें, इसमें कुछ भी नज़र आ सकता है। ये ब्लू कलर में, ब्लू कलर को वो अलग भी देख सकता है। अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि किस तरह से, अब लोकेशन के हिसाब से ऐसे होगा कि उसने इसमें एक जवाब बता दिया, मिसाल के तौर पे उसने कहा कि मुझे ये जो ब्लू कलर के हैं ये मुझे स्पाइडर लग रहे हैं। मैं सिर्फ एक मिसाल दे रही कि ये दो स्पाइडर। अब उससे पूछा जाएगा अच्छा तुम्हें लोकेशन, किस लोकेशन पे तुम्हें स्पाइडर नजर आए, तो वो ये वाली लोकेशन बताएगा। फिर उससे पूछा जाएगा कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या ये स्पाइडर, जो उसके डिटर्मिनेंट्स के बारे में पूछा जाएगा कि इनमें तुम्हें कलर कौन सा नज़र आ रहा है, इसमें जो है वो तुम्हें क्या ये मूवमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे। फिर उसके बाद ये देखा जाएगा कि अच्छा इसमें कंटेंट क्या क्या तुम्हें, अच्छा एक स्पाइडर नज़र आया है और क्या चीज़ नज़र आई है। तो ये क्या है कि इसमें ये इस तरह से, इसकी मैंने बताया ना, पहले उसको दिखाया जाता है, उसका रिस्पॉन्स लिया जाता है, और रिस्पॉन्स लेने के बाद फिर जो है वो उसको एक बड़े एनवायरनमेंट में, पीसफुल एनवायरनमेंट में बिठा के तो उससे उसके जवाब की एक्सप्लेनेशन भी ली जाती है। ये देखें, ये एक ब्लैक एंड वाइट भी मैंने आपको दिखा दिया। इसमें तो अक्सर लोगों को जो है वो बैट नज़र आती है, लेकिन बहुत से लोगों को बहुत कुछ नज़र आ सकता है। तो इसलिए जो है ना, इसमें भी वही है कि अगर उसको एक तो ओवरऑल नज़र आया तो बताएगा कि मुझे सेंटर में लोकेशन क्या है जी, मुझे सेंटर में बैट नज़र आई है, ये उसके कान है और ये जो है वो उसकी दुम है या टांगे हैं। और फिर उसके अलावा उसका कलर, उसकी जो है क्या ये मूव कर रही है या नहीं कर रही, और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो, फिर क्या नज़र आया, बैट नज़र आई या उसके अलावा कुछ और भी नज़र आया। तो ये तीनों चीज़ें लोकेशन, डिटर्मिनेंट्स और कंटेंट्स की बेस पे इसकी जो है वो की जाती है। अच्छा, रोशा के मुताबिक ये जो इंक ब्लॉट्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं किसी भी इंसान की कॉग्निशन को या उसकी ऑर्गेनाइजेशन को असेस करने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा समझ लें कि फेमस और मकबूल टेस्ट है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेस्ट है। जो तीसरा प्रोजेक्टिव टेस्ट है वो भी इंक ब्लॉट पे ही जो है वो मुश्तमिल है, द होल्ड्समैन इंक ब्लॉट टेक्निक। डिफरेंट नाम है, मतलब किसी को टेस्ट का नाम दिया हुआ है, किसी को टेक्निक का नाम दिया हुआ है, बस बनाने वालों ने जिस तरह से। अच्छा, ये होल्ड्समैन ने बनाया था और इसके अंदर उसके पास दो फॉर्म्स थे। हर फॉर्म के ऊपर उसने जो है वो 45 उसने जो है वो इंक ब्लॉट्स बनाए हुए थे। और ये जो है ये सब्जेक्ट्स को दिखाए जाते थे, और इसमें उसे कहा जाता था कि एक सिंगल आंसर उसने देना है। अगर हम इसको कंपेयर करें उसके साथ, रोशा के साथ, तो उसमें हमने देखा ना कि उसमें
उससे ज़्यादा से जवाब जो है वो उनको इनक्रीज किया जाता था, मल्टीपल आंसर्स को, और उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन भी पूछी जाती थी, उसकी लोकेशन भी पूछी जाती थी। लेकिन ये उसकी निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा, इसकी स्कोरिंग ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है कि उसमें सिर्फ एक सिंगल आंसर उसे कहा जाता है कि तुमने सिर्फ एक चीज़ बतानी है कि तुम्हें इसमें क्या नज़र आ रहा है। और इसलिए इसकी जो स्कोरिंग है ना वो उसकी मुकाबले में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है। जैसे हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट में देखते हैं ना कि यस और नो या इस तरह से एक एक जवाब देना है, तो इसमें भी उसने एक जवाब देना है, लेकिन है ये प्रोजेक्टिव टेक्निक। अच्छा, अब इसमें जो है वो इंक ब्लॉट टेक्निक जो है ये भी ज़ाहिर है मकसद तो इसका भी वही है, पर्सनैलिटी की असेसमेंट, इमोशनल फंक्शनिंग की असेसमेंट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनके लिए जो है ये वाले जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती हैं, क्योंकि जब उन्होंने किसी चीज़ को डायग्नोज करना है और उसके बाद उनको थेरेपी में भी जो बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होता है, इसको यूज़ करते हैं और इससे बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट जो हैं वो उनके बनते हैं। डायग्नोसिस में भी यूज़ करते हैं और थेरेपी में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल जो है या क्लाइंट जो है वो अपने अगर मेंटल स्टेट के बारे में खुद से नहीं बता पा रहा, तो ये इन चीज़ों की मदद से वो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा जान सकते हैं। तो ये होल्ट्समैन टेस्ट बेसिकली जो है वो एक समझ लें कि एक मॉडिफिकेशन है रोशा ब्लड टेस्ट की। ये देख लें, मैंने कहा आपको मैं होल्ट्समैन का भी एक दिखा दूं कि होल्ट्समैन के जो इंक ब्लॉट्स हैं वो किस तरह से हैं। तब इंक ब्लॉट्स तकरीबन समझ लें सेम ही है, क्योंकि उसी की मॉडिफिकेशन है। तो जिस तरह उसने बनाए थे इसी तरह इसने बनाए थे, बस सिर्फ इनकी स्कोरिंग का और इनके तरीक़ेकार का थोड़ा सा जो है वो फ़र्क हमें पता चलता है। तो अच्छा जी, आपकी जो लास्ट प्रोजेक्टिव टेक्निक है वो है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। और ये वो टेक्निक है जो कि हम बहुत ज़्यादा क्लिनिकल साइकोलॉजी में यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे डायग्नोसिस के लिए। और जो है क्योंकि बहुत से लोग अपने आप को जब रिवील नहीं कर पाते, तो इन स्टोरीज की अंदर वो अपने आप को उनके किरदारों की सूरत में जाहिर करते हैं। इसका एब्रीविएशन TAT है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत मशहूर टेस्ट है। 1935 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये बनाया गया और दो लोगों ने इसको बनाया, मॉर्गन एंड मरे। तो ये इनके इसके नाम जो ऑथर्स हैं इनके नाम भी आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है। और जो है इसके अंदर 19 जो है वो कार्ड्स होते हैं, ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट ऐसे कार्ड्स होते हैं, पिक्चर कार्ड, जिनके ऊपर डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स बनी होती हैं। कोई सोशल सिचुएशंस में कुछ लोग हैं, कुछ जो है वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं या इस तरह से, या किसी भी इंसान की तस्वीर है, और एक उसके साथ वन ब्लैंक कार्ड, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो प्रोसीजर है, खैर मैं पहले ना आपको इसकी तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखें, ये ना एक सीरीज है पूरी। अच्छा, इन कार्ड्स के बाकायदा पीछे नंबर दिए होते हैं जब हमने इसको क्लिनिकल सेटिंग में यूज़ करना होता है। तो इसमें हम कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली जो हैं वो मेल्स के लिए होते हैं, कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए होते हैं। बच्चों के लिए भी जो है वो इस तरह का एक टेस्ट यूज़ किया जाता है, लेकिन वो चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट वो अलग है। तो ये एडल्ट्स के लिए यूज़ होता है, मेल्स और फीमेल्स के लिए कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जो दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं, कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जो कि अलग अलग जो है वो दोनों के लिए कुछ सब एक ही मतलब कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों को दिखाए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो मेल्स के लिए अलग होते हैं, फीमेल्स के लिए अलग होते हैं, और एक ब्लैंक कार्ड होता है। अब इसमें ये जो कार्ड उनको वन बाय वन दिखाए जाते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि डिफरेंट जो समझ लें कि ये सारे जो सीन्स हैं ना ये एम्बिगुअस हैं। देख लें, आपको कोई भी सीन इसमें क्लियर नज़र नहीं आ रहा कि आपको एक क्लियर तस्वीर नज़र आ रही होगी, अच्छा इस तस्वीर में ये हो रहा है। अब यहाँ पे जब ये कार्ड दिखा दिए जाते हैं तो फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट है उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। उससे पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग, कि इस वक्त क्या हो रहा है, ठीक है। इस तस्वीर में आपको क्या होता नज़र आ रहा है, जो सिचुएशन है वो क्या है, ठीक है। ये कुछ सवालात हैं जो उससे पूछे जाते हैं और उसको कहा जाता है कि उसकी बेस पे जो है वो आपने अपनी स्टोरी लिखनी है, ठीक है। व्हाट आर कैरेक्टर्स, के जितने कैरेक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी थिंकिंग, उनकी फीलिंग आपके मुताबिक क्या है। अच्छा, उसके बाद एक और सवाल ये पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंड बिफोर दिस सिचुएशन, कि इस सिचुएशन से पहले आपके ख्याल के मुताबिक
ये अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें क्या हुआ था, यानी जब इससे पिछला सीन था, जैसे ड्रामे के सीन होते हैं ना, कि इससे पिछला सीन क्या था, और व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, कि जो इस सिचुएशन के बाद आपके ख्याल में क्या होगा। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं कि जाहिर है अब जो सिचुएशन है वो एम्बिगुअस है, अनक्लियर है, वेग है। तो यहाँ पे कहा यह जाता है कि जब वो इन सारे सवालों के जवाब देगा, तो यहाँ पे वो अपनी इन सारे सवालों के जवाबों के अंदर वो अपनी पर्सनैलिटी को प्रोजेक्ट कर रहा है, वो अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को प्रोजेक्ट कर रहा है। क्योंकि जो कैरेक्टर है उसको नहीं पता, उसने सिर्फ एक उसकी तस्वीर देखी है। तो यहाँ पे जब वो अपने आप को उस कैरेक्टर के साथ आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, इसको हम कहेंगे कि आइडेंटिफाई विद द कैरेक्टर। इसकी जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो मेन कैरेक्टर है वो उसमें सब्जेक्ट अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है, जिसको हम हीरो कहते हैं। कि जो सब्जेक्ट है वो अपने जो मेन कैरेक्टर है उसके साथ वो आइडेंटिफाई कर रहा है। ये मेरी राइटिंग जो है ना इसमें बहुत ही गंदी हो गई है, तेजी तेजी में बोलते हुए ना। अच्छा, कि उसके साथ वो आइडेंटिफाई कर रहा है, वो समझ रहा है कि ये जो तस्वीर में मेन कैरेक्टर है ये मैं हूँ, और ये जो सोच रहा है इसमें फिर वो अपनी सोच, अपनी चीज़ें, अगर अच्छा अगर इसमें हमारी जब हमारी ट्रेनिंग थी ना, तो हमारी जो टीचर थी वो हमें कहा करती थी कि आप जितना मर्जी खुद को छुपाने की कोशिश कर लेना, क्योंकि हमें जाहिर है हमें पता था कि ये जो कार्ड हमें दिखा रहे हैं इसमें हम खुद रिवील होंगे, हमारी अपनी पर्सनैलिटी रिवील होगी। लेकिन वो कहती थी कि इंसान जितना मर्जी खुद को छुपा ले, अनकॉन्शियस उसका कहीं ना कहीं शो होता है और हमें पता चलता है। और अगर आप भी क्लिनिकल साइकोलॉजी को कभी परस्यू करेंगे आगे, तो आपको पता चलेगा कि जो किसी भी इंसान की मेंटल डिसऑर्डर या उसकी मेंटल स्टेट होती है ना, वो उसकी स्टोरी के अंदर नज़र आती है। और इसकी जब इंटरप्रिटेशन करते हैं ना, उसके लिए हमारे पास पूरा एक मैनुअल होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हीरो जो है उसके बारे में हमने क्या क्या चीज़ जो है वो आइडेंटिफाई करनी है, और इस स्टोरी के अंदर से कौन कौन सी चीज़ें हमने एक्सट्रैक्ट करके उस पर्सनैलिटी के बारे में निकालनी है। अच्छा, उसके बाद ब्लैंक कार्ड का भी मैं आपको इसका पर्पस बता दूं। ये तो मैंने आपको बताया ना कि इसमें वो सारे कैरेक्टर जो हैं वो बता रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, आगे क्या होगा। ब्लैंक कार्ड का मकसद ये है कि जो इंडिविजुअल है या जो सब्जेक्ट है, इसमें वो टोटली जो है वो अपनी जो चीज़ें हैं उनको शो करेगा, टोटली वो अपनी पर्सनैलिटी को एग्जिबिट करेगा, अपनी इमोशंस को जो है ना वो, क्योंकि उसको वहाँ पे और कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो जो भी उसने उसकी स्टोरी बनाई है, तो इसका मतलब है वो 100% उसने अपने बारे में बनाई है। तो इसलिए ब्लैंक कार्ड का ये मकसद है कि यहाँ पे इंडिविजुअल के बारे में हमें और बहुत अच्छे तरीके से पता चलता है। अच्छा, ये सारे कार्ड जो हैं ये एडमिनिस्टर करना ज़रूरी नहीं होता, सिचुएशन के हिसाब से, क्लाइंट की मेंटल स्टेट के हिसाब से। क्योंकि अगर एक क्लाइंट पहले ही ऑलरेडी जो है वो परेशान है और आपने उसके डायग्नोसिस के लिए इसको यूज़ करना है, तो आप उसको इतनी ज़्यादा स्टोरियाँ लिखने के लिए नहीं दे सकते। तो आप इन कार्ड्स में से सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा ऐसा कार्ड है जो आपको लगता है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको डिफाइन कर रहा है, तो वो आप उसको देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान आता है और वो कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो फिर आप उसको ये देखें, इसमें कुछ है जैसे ये एक बच्चा है, ये अकेला बैठा हुआ है, तो आप इसको ये जो बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में ये वाली चीज़ दे सकते हैं। या जैसे ये एक औरत की तस्वीर है, कोई इंसान कहता है मैं डरता हूँ, तो खौफ के लिए आप इस तरह की कोई तस्वीर दिखा सकते हैं। तो ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइंट की मेंटल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या क्या चीज़ आप उसको, कौन सा कार्ड आप उसको दिखाना चाहते हैं। अच्छा, ये मैंने आपके लिए इसकी स्कोरिंग शीट भी निकाली है, क्योंकि जब आप आगे सेकंड ईयर में जाके इस पे आपका प्रैक्टिकल होगा ना, तो उसमें हम इसी शीट को यूज़ करके तो है जो स्टोरीज हम लिखवाएंगे ना, उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। अब ये देखें इसमें ये किस तरह से स्टोरी को इंटरप्रेट किया जाता है। ये सबसे पहले आप नंबर 1 पे देख रहे हैं मेन थीम। ये देखा जाता है कि स्टोरी का मेन थीम क्या है, मेन हीरो कौन है, यानी जो भी उस स्टोरी के अंदर उसने मेन कैरेक्टर बताया है वो हीरो होगा, और उस हीरो के अंदर वो अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो शो कर रहा है। फिर उस हीरो की मेन नीड्स क्या हैं, उसकी ड्राइव क्या है, आपको स्टोरी का एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है, अगर पेरेंटल फिगर उसने डाले हैं तो वो किस तरह से हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स अगर उसने अपने कोई शो किए हैं, अपनी कोई एंग्जाइटीज शो की हैं तो वो किस तरह की हैं। फिर उन कॉन्फ्लिक्ट्स के अगेंस्ट उसने डिफेंसेस कौन कौन से जो है वो यूज़ किए हैं। फिर एडिक्वेसी ऑफ सुपर ईगो, यानी उसकी मोरालिटी, उसका राइट एंड रॉन्ग का कंसेप्ट कितना ज़्यादा है। फिर ये है कि उसकी ईगो जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, कहानी का ये आउटकम जो है वो किस हैप्पी है, अनहैप्पी है, रियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं
इसकी बेस पे फिर जो है वो स्टोरी टीएटी की, ये अभी आपको इतना ज़्यादा इसके अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि एक स्टैंडर्डाइज्ड मैनुअल शीट है उसकी स्कोरिंग के लिए, जिसकी बेस पे हम फिर टीएटी की स्कोरिंग की करते हैं। और क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए, थेरेपी में यूज़ करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है, तो इस वजह से जो है वो इनकी स्कोरिंग करना काफ़ी मुश्किल काम होता है, क्योंकि इनके जो सवालों के जवाब हैं वो इतने ज़्यादा वास्ट और उनको इतनी ज़्यादा फ्रीडम होती है कि वो जो मर्जी लिख सकें। अच्छा, ये जो स्टोरी है ये इंसान 3 लाइनों में भी लिख सकता है और 3 सफ़ों में भी लिख सकता है। बस एक स्टोरी का ये होना चाहिए कि उसकी एक बिगनिंग हो, उसका एक मिडल पार्ट हो और उसका एक एंड हो। यानी जिस तरह से स्टोरी लिखी जाती है ना कि ऐसे हुआ, एक पास्ट में ये हुआ, किसी सिचुएशन से पहले क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों चीज़ें, मतलब बिगनिंग मिडल और एंड, ये सारी चीज़ें उसको बताई जाती है कि आपने उसको जो है वो पूरे तरीके से जो है वो लिखना है। तो इसके बाद ये है कि इस तरह से फिर जो है वो उसके बाद स्टोरी के बारे में उससे क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं। तो इस ये थोड़ा सा मुश्किल होता है ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स को इस्तेमाल करना, इनकी निस्बत ज़्यादा आसान है, उनकी स्कोरिंग ज़्यादा आसान है, लेकिन वो उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं देती जितनी इन्फॉर्मेशन हमें इससे मिलती है। तो इसलिए जब हमने कोई भी पर्सनैलिटी असेसमेंट करनी होती है तो फिर हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और इंटरव्यू, ये तीनों चीज़ें मिला के जो है फिर किसी भी हम अपने क्लिनिकल सेटिंग में भी और कहीं भी, जैसे एजुकेशनल आपने सेटिंग में इसको यूज़ करना है या डायग्नोसिस के लिए यूज़ करना है या कहीं आपने वोकेशनल, आपको जो है वो हायरिंग है, आपकी प्रोफेशनल हायरिंग है, तो उसमें फिर जो है ना डिफरेंट टेस्ट को मिला के तो एक पर्सनैलिटी असेसमेंट जो है वो की जाती है। तो ये था हमारा प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो इसको आप देखें, समझें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।